हेलो गाइस, स्वागत है वापस से आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जिसमें हम बायो के एक सब्जेक्ट के रूप में आता है एक चैप्टर जिसकी बात कर रहे हैं, जो है पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र की जानकारी आम व्यक्ति को होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में हम जो दनादन रात दिन आए दिन खाते रहते हैं, जो मन में आए वो खाते रहते हैं। उसका पाचन किस तरह से होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको भी आपको जानना चाहिए। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और साइंस से आपके सब्जेक्ट में है, अगर कोई सी क्लास में भी हो, चाहे 8वीं से लेकर 5वीं 7वीं, या कॉलेज या इंटर्नशिप में, या फिर आप कहीं भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पाचन तंत्र के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट में बायो है। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, क्या प्रोसेस होती है और किस तरह से पाचन होता है और किस तरह से पूरा इसकी प्रोसेस होती है। तो आते हैं और समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। उससे पहले समझा दूं कि तंत्र क्या है। तंत्र यानी होता है सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर का सिस्टम होता है, तंत्र में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो एक तंत्र बन जाता है। जैसे एक षड्यंत्र में पंचतंत्र होता है, तो वहाँ पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्र मिले। इसी तरह से तंत्र एक क्या है, सिस्टम है। वहाँ पर अलग अलग जोड़ी जाती है, चीज़ें जोड़ी जाती है, तो सिस्टम हो जाता है। पाचन मतलब क्या होता है? पाचन यानी कि पचाना। पचाना क्या होता है? तो पाचन का मतलब होता है जटिल अणु कन्वर्ट इनटू सरल अणु, यानी कि जो डिफिकल्ट है, यानी कि जो जटिल अणु है उनको सरल अणु में तोड़ना ही पाचन होता है। हम जो भोजन लेते हैं उसमें बहुत सारे जटिल अणु होते हैं। जो जटिल अणु क्या है, वो अणु होते हैं जो कि हमारी कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर सकती। हमारी कोशिका छोटी छोटी है, हमारे ब्लड में पतली पतली अणु है, तो वो जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो उन चीज़ों को अधिग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कि आप रोटी खाते हो या फिर दूध पीते हो या कोई भी सब्जी या कोई भी फल फ्रूट खाते हो, तो उसको आपकी जो छोटी छोटी कोशिका है वो डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, उसे पाचन कहते हैं। तो आप याद रहेगा आपको कि जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद में पाचन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लेते हैं शुगर वगैरह, आलू वगैरह, इसमें क्या होता है, जो अन्य खाते हैं अनाज वगैरह जो रहता है, चोकर वगैरह, उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च जो होता है, इसमें स्टार्च होता है जैसे आलू वगैरह, यह एक जटिल अणु है। फिर इसको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और फिर मोनोसेकेराइड में तोड़ा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट की क्लास में देखना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल अणु है। ये काय में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज सरल अणु है जो हमारी कोशिका ले सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट काय में टूट जाता है? ग्लूकोज में। वसा यानी कि फैट जो होता है वो काय में टूटता है? फैटी एसिड में। और प्रोटीन जो काय में टूटता है? एमिनो एसिड में। ये तीनों इसके बेसिक यानी कि सबसे स्मॉल कैटेगरी यानी कि यूनिट बन जाती है, काहे कि इनकी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की। और हमारे शरीर में इन चीज़ों का ही पोषण यानी कि पाचन होता है। बाकी जो चीज़ें होती है वो क्या होती है? हम लेते हैं विटामिन भी लेते हैं, खनिज लवण भी लेते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो विटामिन, खनिज लवण वगैरह है, जल वगैरह, इनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में इतने छोटे अणु होते हैं कि हमारी बॉडी जो इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि ग्रहण कर सकती है। तो इसलिए पाचन मुख्यतः इन 3 चीज़ों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो आपको समझ में आया होगा कि पाचन किसका होता है और क्यों होता है। अब आगे चलते हैं। पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 5 चरण हमारी बॉडी में होते हैं। 5 चरणों में प्रक्रिया पाचन की कंप्लीट होती है। 5 चरण कौन कौन से? पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या है कि इंजेस्ट करना यानी कि इंजेक्ट करना, यानी कि खाना। खाना खाते हैं ना, अपन खाते हैं वो खाना। फिर होता है पाचन, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब फिर पूरी प्रोसेस होती है, कहाँ पे क्या पचता है। फिर होता है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है? जब हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत से जब जो खनिज तत्व पच जाता है, जो पौष्टिक चीज़ें होती है वो हमारे ब्लड में मिलती है, उसको अवशोषण बोलते हैं। फिर स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण में ये होता है कि जो हमारे ब्लड में जो खाना गया था, उसमें जो चीज़ें हमने खाई थी, वो जब कोशिकाएं ग्रहण करती है और जो ऊर्जा बनाती है, उसको स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर आता है बहिष्करण। बहिष्करण है इजेशन, मतलब निकालना। जो आपने खाया और एक्स्ट्रा ठूस ठूस के बल लिया, उसको निकालने के लिए बहिष्करण होता है। ठीक है गाइस? तो ये होती है पाचन तंत्र की प्रोसेस। तो आपको ध्यान रखना है 5 चरणों में पूर्ण होती है। और पाचन काय का होता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, वसा, फैटी एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड। विटामिन और खनिज लवण का पाचन नहीं होता। बात की बेसिक डिटेल के बारे में कि पाचन की प्रोसेस में स्टार्टिंग में क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ पाचन स्टार्ट होता है कहाँ से और कहाँ पर खत्म होता है। तो पाचन स्टार्ट मुख गुहा से होता है, यानी कि माउथ से होता है। और माउथ से स्टार्ट होता है, और हमारा जब पाचन होता है उसमें रासायनिक और भौतिक दोनों क्रियाएं होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रासायनिक क्रिया में क्या होता है? रासायनिक क्रिया में ये होता है कि जो भी एसिड है, अम्ल है, वो हमारे शरीर में पाचन में भाग देते हैं। और भौतिक में क्या होता है? भौतिक में हमारे दांत काम करते हैं, हमारे ग्रास नली, आमाशय वगैरह काम करते हैं, जिनमें मटेरियल है, भौतिक चीज़ है, जो दबा दबा के कुछ कुछ कर छोटे छोटे कण करके उसको पाचन करने में सहायता देते हैं। तो ये बात होती है। अब हम बात करते हैं मुख गुहा की। मुख गुहा को बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ।
यानी कि मुंह। जो आपका माहुत है या मुंह है, इसमें क्या है, इसमें दांत है, उसके बाद में क्या है, जिह्वा है यानी कि जीवान है। तो अब इनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, इनका इतना रोल नहीं है, और इनको मैं पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इनको अलग से देखेंगे। तो मुख गुहा पढ़ेंगे। मुख गुहा में हम पढ़ेंगे कैसे कौन कौन सी ग्रंथियाँ रहती है। इसमें रहती है लार ग्रंथियाँ, जो 3 प्रकार की रहती है, वो क्या काम करती है और कौन कौन से रास्ते से निकलते हैं। तो मुख गुहा जो है, इसमें जिह्वा और दांत होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर 3 ग्रंथियाँ रहती है। क्या रहती है? 3 ग्रंथियाँ, जो जीवान के ऊपर, नीचे और तालू के आगे पीछे वाले भाग में रहती है। एक रहती है सबलिंगुअल, और एक रहती है सब मेडियोंगल, और एक रहती है पेरोटिड। पेरोटिड जो ग्रंथि है वो नाक विष यानी कि जो नाक जो सांप होता है उसमें जो जहर होता है वो इसी ग्रंथि में होता है, पेरोटिड में। और जो सब मेडिबुलर जो है, ये सर्वाधिक लार बनाती है। क्या बनाती है? सर्वाधिक लार बनाती है। देखिए लार जो है ना, वो बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लार बनेगी तभी आपका पाचन होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि पाचन करते समय यानी खाते समय हमको अच्छे से खाना है, चबा चबा के खाना है, ताकि आपका जो भोजन है वो पूरी तरह से लार में मिक्स होना चाहिए। ऐसे 2 बेनिफिट, लार बनाने से 2 बेनिफिट ये है कि आप पहले जो खाते हो उससे क्या है, अगर वो उसमें मिलेगा तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जो खाते हो, लार जो बनती है उससे एक चीज़ निकलती है जो होती है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या होता है? जैसे आपने कहीं पर गए, हाथ धोए नहीं और खा लिया, अब खा तो लिया लेकिन आपके हाथ में कीटाणु थे, उसका क्या? तो उसके लिए प्रकृति ने इंतजाम किया है कि आपने तो हाथ नहीं धोया, अब हमें तुम्हारा धुलारो कर दा। तो वो जो आपके हाथ में जर्म्स थे उसको मारने के लिए लाइजोजाइम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? आपके लार से। और वो क्या करता है, जो भी आपने किण्वन वगैरह लिया है उसका विनाश करता है और यहीं पर रोकता है। तो आपको समझ में आ गया कि लार के क्या फायदे। तो लार से 2 चीज़ होती है, एक तो एमाइलेज यानी कि इसको अपन कहीं पे टाइलिन भी देख सकते हो आप, टाइलिन लिखा मिलेगा, एमाइलेज भी बोलते हैं या टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन जो स्टार्च है, स्टार्च इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ये जटिल रूप है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जटिल रूप है, उसको तोड़ता है माल्टोस में। माल्टोस क्या है? इसकी सेकंड कैटेगरी। माल्टोस क्या? सेकंड कैटेगरी, यानी कि पहले स्टार्च होता है, फिर माल्टोस होता है, और फिर वो ग्लूकोज में टूट जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे स्टार्च का 30% तक क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं चबा चबा के खाया करो, क्योंकि यहाँ पर लार जब अच्छे से मिल जाएगी तो आपका 30% पाचन यहीं पे हो जाएगा। तो पाचन स्टार्ट यहाँ से होता है। दूसरा निकलता है यहाँ पे रस, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करता है? मैंने बताया, किण्वन का नाश करता है, जीवाणु का नाश करता है। उसके बाद में आपने जो खाया, क्या खाया? जो आपने खाया, निवाला बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, तो निवाला उसको इंग्लिश में बोलस बोलते हैं। तो उसको अच्छे से बना लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, और पाचन में यहाँ पे जो मुंह है ये पूरा मेल्ट कर देता है, चबा चबा के, और पूरा एक निवाला बन जाता है। उसके बाद में आगे क्रिया क्या होती है? जो लार ग्रंथि होती है उसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, लगभग क्षारीय होती है, वो 7 के लगभग होती है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या होती है? एकदम क्षारीय तरह की होती है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, मुख गुहा में क्या क्या होता है, यहाँ पर 3 ग्रंथियाँ होती है, एक सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पेरोटाइड। और ये तीनों ग्रंथियाँ होती है, इनसे रस निकलते हैं, 2 रस निकलते हैं। एक एमाइलेज टाइलिन जो स्टार्च का पाचन करता है, डाइसेक्राइड में तोड़ देता है 30% तक, और एक निकलता है लाइसोजाइम जो क्या करता है? किण्वन का नाश करता है। और हम जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलस, यानी कि निवाले को बोलस बोलते हैं। और लार ग्रंथि का पीएच क्या होता है? लगभग क्षारीय प्रकृति होती है, 6.8 पीएच होता है। तो ये आपको याद रखना है, लार ग्रंथि। अब जो आपने खाना खाया है, वो बोलस यानी निवाले बन के चलेगा। निवाला जो है आपका नीचे आएगा। कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। तो उसको समझाता हूँ कहाँ पे आता है वो। तो आप मुख गुहा का इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए गाइस, आपने जो खाना खाया वो तो निवाला बन गया। अब निवाला बन के नीचे जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, तो नीचे जाएगा। अब नीचे जाने के समय पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जब निवाला होता है वो एक गोलाकार कीपाकार ऐसी कीप में घुलता है। कहाँ पे खुलता है? ऐसी कीप में। क्योंकि ये आपका मान लो मुख है, ये मुख है, और यहाँ से आपका एक, आपने देखा होगा कभी, एक कीपाकार खुलता है, यहाँ पे छोटा हो जाता है। तो ये जो कीपाकार से जगह तक यहाँ पे खुलता है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? इस इतनी जगह बोलते हैं ग्रसनी। इसको बोलते हैं फेरिंग्स। लगभग 12.5 सेंटीमीटर है कि 12.5 सेंटीमीटर ये होती है। अब ग्रसनी में 2 चीज़ें होती है। ग्रसनी में क्या होता है, जो आपने यहाँ पे खाया, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम से। यहाँ पे जैसे मैंने चित्र बनाया, देखो चित्र देखकर हंसना मत, क्योंकि मेरी पेंटिंग शुरू से बेकार है, तो इसलिए अपने चित्र बनता है ऐसे ही, लेकिन मैं समझाता हूँ। ये जो यहाँ पर आता है, ये है आपका मुख मान लो, और ये है आपकी नाक। तो यहाँ से जो आता है ये ग्रसनी इतनी है। क्या है ये? ग्रसनी। तो यहाँ पर 2 कनेक्शन होते हैं, एक तो आपके श्वास का कनेक्शन भी होता है जो आगे की साइड होता है, और आप जो खाते हो उसका कनेक्शन भी होता है, यानी पीछे की साइड। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये कीपाकार है, तो यहाँ पे जो श्वास लेते हैं वो यहाँ आती है, और जो खाना लेते हैं वो भी यहाँ आता है। ठीक है, तो 2 भाग होते हैं, एक श्वासन के लिए होता है और एक होता है आपके भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए। अब और ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे, और जब मिलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये श्वास जाती है इधर और ये भोजन जाता है, और आगे जाके एक ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक ढक्कन लगा रहता है। घाटीदार में जाने के लिए एक ढक्कन लगा रहता है। उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं?
एपिग्लोटिस, उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो ये श्वसन का काम रुक जाता है और एपिग्लोटिस के द्वारा बंद हो जाता है वो, और जो भोजन है वो नीचे चला जाता है। कहाँ चल जाता है? ग्रास नली में। ठीक है, जो भोजन है वो ग्रास नली में चल जाता है और एपिग्लोटिस ढक्कन बंद हो जाता है। और जब उस समय आपकी श्वास रुक जाती है। जब खाना खाओगे जब नहीं रुकेगी, जब निवाला आप निगलते हो नीचे, उस समय पर श्वास थोड़ी देर के लिए रुकती है और वो निवाला नीचे जाता है। ठीक है, एपिग्लोटिस जो है वो एक बना हुआ ढक्कन है, वो आपका जो खाना है उसको काय में नहीं जाने देता, फेफड़ों में नहीं जाने देता, इसलिए ढक्कन लगा है। तो ये चीज़ें दोनों आप यहाँ पे मिलती है और आगे जाके ये ग्रास नली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो मैंने लगाया है क्लिप है, इसमें आप देख सकते हो कि एपिग्लोटिस कैसे काम करता है। देखो श्वास का भी इसमें रंग बताया गया है और भोजन का भी। तो जब भोजन आपने खाया है तो वो भी वहीं से गुजरता है, श्वास भी, श्वास वाला भाग आगे रहता है, श्वास का कनेक्शन कंठे में चला जाता है और भोजन का ग्रास नली में चला जाता है। अब भोजन जब खाते हैं तो श्वास नली में ना जाए इसके लिए एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन लगा होता है, जो कि आपके भोजन को उसमें जाने से रोकता है। और कभी कभी हम खाते समय बोल देते हैं तो उस कारण से श्वास आने लगती है और कभी कभी एपिग्लोटिस में थोड़ा बहुत अन्य चल जाता है, जिस कारण से क्या होता है एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा बहुत अन्य श्वास नली में चला जाता है, जिस कारण से फिर आपको ठसका लग जाता है, फिर आप एकदम छींकने लगते हो, खांसने लगते हो। वो इसी कारण से होता है, इसलिए बोला जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली क्या है? 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। जो आपने खाना खाया है वो ग्रसने से होता हुआ ग्रास नली में आ गया। ग्रास नली को बोलते हैं ओसेफेगस। ओसेफेगस में क्या होता है? ये 25 सेंटीमीटर आपको ये दिख रही होगी, ये लंबी नली होती है, जो लास्ट में जाकर कनेक्ट होती है आपके आमाशय से, यानी कि स्टोमक से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। फिर क्या होता है इसमें? तो इसमें पाचन नहीं होता है, जो आपने खाया उसको यहाँ डाला जाता है और नीचे तक जाने का काम होता है। अब अगर मान लो आपका पाचन नहीं होता है और आपने एकदम खाना ग्रसनी से निकालो और डायरेक्ट छोड़ेंगे तो फट करके जाएगा और आमाशय को फोड़ देगा, क्योंकि ऊपर से गिरेगा 25 सेंटीमीटर, तो आपका आमाशय तो चूर हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसमें एक सिस्टम है। इसमें एक तो क्या होता है कि पतली पतली मोटी मोटी श्लेष्मा युक्त झिल्लियाँ होती है, ग्रंथियाँ होती है, जो श्लेष्मा भेजती रहती है, जिससे ये लचलची बनी रहे, चिपचिपी बनी रहे। तो इससे क्या होता है कि आपका खाना धीरे जाता है। तो इसमें क्या होता है? पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ ग्रंथियाँ अपना श्लेष्मा निकालती रहती है, जिससे चिपचिपी बनी रहती है, जिससे घर्षण नहीं होता है। क्योंकि आप रोज रोज दिन भर खाते रहोगे जिंदगी भर, तो इसमें घर्षण हो जाएगा, घर्षण होगा तो ये तो खराब हो जाना तब तक कब की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें घर्षण से बचने के लिए श्लेष्मा युक्त झिल्लियाँ होती है, जो अपना रस निकालती है, जिससे चिकनास बनी रहे। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें क्रमाकुंचन, यानी कि एक तरह से संकुचन और शिथिलन तरीके से इसमें अन्न जाता है। एकदम नहीं है कि धड़ाम से गिर गया, धीरे धीरे इस तरह से जैसे सांप चलता है इस तरह से धीरे धीरे आगे पीछे होकर रुक रुक कर अन्न इसमें धीरे धीरे जाता है। तो ये होता है आपका ग्रास नली में। इसलिए कहा जाता है कि घुट घुट के धीरे धीरे पानी पियो, ताकि वो धीरे धीरे खाना खाओ, ताकि धीरे धीरे अनाज जाए, तो एकदम ठूसते जाओगे तो वो नुकसान देगा। तो ये होता है ग्रास नली 25 सेंटीमीटर होती है, पाचन नहीं होता है और इसमें अनाज जाता है धीरे धीरे क्रमाकुंचन के द्वारा और वो जाता है आमाशय में। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दर्शाया है, ये आपका अनाज हो गया और ये यहाँ पे गया आमाशय। अब आमाशय में क्या सिस्टम है वो समझ। जो खाना खाया वो कहाँ आ गया? ग्रसनी से होता है। और देखो आपने कभी ग्रसिका भी सुना होगा, ग्रसिका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में जब मैंने बताया 2 भाग होते हैं, यहाँ पे एक होता है श्वास नली और एक होता है आप जो भोजन लेते हो। तो जो ये ग्रसनी यहाँ पे आके खुलती है ना, जो भोजन लेते हैं उस नली में, उसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, ग्रसनी ग्रसिका क्या है। ग्रसनी वो है जो आपका भोजन लाती है कहाँ तक? ग्रास नली तक, और जो जहाँ पर खुलती है वो छिद्र है उसको बोलते हैं ग्रसिका, और जो नीचे जाती है उसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में आपने जो खाना खाया वो किस तरह का हो गया? छारी तरह का। उसको क्या बोला? बोलस बोला। निवाला जो बोलस है, और वो क्रमाकुंचन करके ग्रास नली से होता हुआ आ गया आपका आमाशय में। आमाशय में आने पर क्या है? आमाशय में आने पर उसके काम क्या होगा वो समझाता हूँ। तो आमाशय एक जे आकार की आकृति, क्या है? एक जे आकार की आकृति होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। किस साइड में होता है? ये बाएं साइड में होता है। जो आपके डायफ्राम है, फेफड़ों के नीचे डायफ्राम, उसके जस्ट साइड में, उसके नीचे होता है आपका आमाशय। आमाशय होता है, उसमें क्या होता है? उसमें 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिस, तीसरा होता है पायलोरी। कार्डियस में क्या होता है? यहाँ पर एचसीएल निकलता है। क्या होता है? एचसीएल निकलता है। कौन से ग्रंथि से निकलता है मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर होता है एचसीएल। आपने जो खाना खाया, अगर मान लो गलती से कोई जल्दी ठूस लिया आपने, अब आजकल लोगों को जल्दी रहती है, जल्दी से जल्दी ठूस लिया खाते हैं, तो उसकी लार पूरी मिल नहीं पाई। लार नहीं मिल पाए तो लाइसोजाइम जो है उसमें मिल नहीं पाया, कुछ जीवाणु को उसने नष्ट नहीं कर पाया। तो उसी के लिए क्या होता है, आगे और सिस्टम दिया प्रकृति ने, भैया तुम जल्दी खा रहे हो। प्रकृति को पता था कि आजकल का लोगों को फुर्सत तो रहेगी नहीं, जल्दी ठूसेंगे, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा?
उसके लिए इंतजाम करा। HCl रखा, यहाँ क्या रखा, HCl। इसका क्या होता है 1.8 से लेकर शायद 2.3 तक इसका क्या होता है, pH मान होता है, यानी कि खतरनाक अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। HCl होता है जिसपे को बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक भाग में HCl होता है। फिर आपका आता है फंडिक, फंडिक आता है। तीसरा पायलोरिक, पायलोरिक जो भाग है आपका वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर खाना आता है HCl से, उसमें जाएगा HCl अवशोषण होगा, इसकी जो ग्रंथियाँ है यहाँ पर अवशोषण होता है, काय का उत्सर्जन होता है, काय का HCl का। और HCl आपके भोजन में मिलता है, भोजन में मिलता है, और जो भी कोई कीटाणु वगैरह रहते हैं उसको वो खत्म करता है। और फिर उसके बाद में वहाँ से भोजन जाता है फंडिक में, फंडिक में पड़ा रहता है, फंडिक में। और जब तक आपका पाचन का काम चलता है तब तक भोजन यहीं पड़ा रहता है। लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन आपका आमाशय में पड़ा रहता है, तब तक आपको भूख नहीं लगती है। आमाशय में पड़ा रहता है, उसका पाचन होता है, और तब तक क्या होता है कि इसके ढक्कन बंद हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इसके ढक्कन बंद हो जाते हैं दोनों। तो दोनों ढक्कन बंद हो जाते हैं और आमाशय का काम चलता रहता है, भोजन को पाचन करता रहता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो खाना खाया वो आमाशय में आया, आमाशय में क्या क्या क्रिया होती है। तो देखिए, आमाशय में जब खाना आता है तो वहाँ पर क्या होता है, आमाशय में जब खाना आता है तो वहाँ पर उसको HCl मिलता है। HCl क्या करता है, HCl एक तो आपको खाने को सड़ने नहीं देता है, जो जीवाणु बचे हैं उसको वो नष्ट कर देता है। और उसके बाद में HCl का जो प्रमुख कार्य वो ये है कि HCl आपके आमाशय की जो ग्रंथियां हैं वहाँ पर कुछ रस निकलते हैं, उसमें एक निकलता है पेप्सिन। क्या निकलता है, पेप्सिन, पेप्सिन ही है, पेप्सिन है। और एक निकलता है रेनिन, ठीक है, रेनिन, रेन यानी वर्षा, रेनिन, ठीक है। तो पेप्सिन निकलता है, जो क्या होता है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन नामक एक रस है जिसको जगाता है कौन, HCl। जब आप खाना खाते हो ना, जब खाना खाते हो तभी वो जगह एक्टिव होता है, क्योंकि HCl को जब पता चलता है, सीधा दिमाग से कनेक्शन होता है इसका, तो HCl को पता चलता है जब आमाशय को हाँ भैया खाना आ रहा है, तो HCl एक्टिव होता है और वो क्या करता है, पेप्सिनोजेन पे जाता है और उससे कहता है भाई उठ, उसको जगाता है और उससे कहता है कि तू पेप्सिन में बन। क्योंकि जब पेप्सिनोजेन में HCl मिलता है तो वो पेप्सिन बन जाता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड बना देता है। देखो क्या है, समझना, सीधी सी बात है। एक एक पेप्सिन कैसे बनता है, पेप्सिनोजेन नामक एक रस आपकी ग्रंथि में आमाशय में पड़ा है। जब आपको खाना खाते हो तो HCl एक्टिव होता है। HCl क्या है, जब आपको डकार आती है ना, तो वो HCl के सिस्टम ही है, वहाँ पे जो जलन होती है तो वो एसिडिटी का से बनती है, HCl के कारण ज़्यादा HCl हो जाता है, उस कारण से एसिडिटी बनती है खाते हो तो पेप्सिनोजेन जो है उसको पेप्सिन में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, HCl। और HCl जब मिलता है काय में, पेप्सिनोजेन जब पेप्सिन होता है, पेप्सिन काय में मिलता है, प्रोटीन में, प्रोटीन तोड़ के पेप्टाइड बना देता है, ठीक है। पेप्टाइड क्या है, ये प्रोटीन का पाचन करके सेकंड स्टेज बना देता है। पेप्सिन कहाँ पर बनना स्टार्ट होता है, तो आपका आमाशय में, ठीक है, ये समझ में आया। अब होता क्या है कि प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आता है आमाशय से। अभी देखिए 3 चीज़ का पाचन मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, मुंह की लार से, सलाइवा से। और अब आमाशय से क्या स्टार्ट हुआ है, प्रोटीन पचना हुआ। लेकिन ये सेकंड कैटेगरी में टूटा है, प्रोटीन अभी पेप्सिन से कहाँ में टूटा है, पेप्टाइड में टूटा है। अभी ये पूरी तरह से टुकड़ा नहीं हुआ, सरल अणु नहीं बना, जो कि एम्यूनो एसिड होता है। अब क्या होता है, जो रेनिन है, इसके बाद में ये हो गया पेप्सिन। अब इसमें एक और ग्रंथि, इसमें एक और रस निकलता है, वो रेनिन। रेनिन क्या करता है, ये प्रोरेनिन होता है, यानी कि प्रोरेनिन एक स्टेज है, उसमें सुप्त अवस्था में सोया रहता है। लेकिन जब खाना आता है तो HCl जाता है और HCl कहता है भाई खड़ा हो, तो HCl जाता है और HCl मिलकर इसको रेनिन बना देता है। रेनिन क्या करता है, जब आप मिल्क वगैरह पीते हो उसको तोड़ के दही बनाता है। क्यों बनाता है दही, देखो बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने जो खाना खाया, मैंने बताया कि आपके खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पचते हैं, लेकिन आपने खाना खाया वो था दूध। मान लो आप दूध पीते हो, दूध पियोगे तो वो सीधा चला जाएगा आमाशय में, क्योंकि आमाशय से नीचे निकल जाएगा, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, कोई पचाने वाला ही नहीं है। अब बीच में उसमें कोई दिक्कत है, प्रोटीन वगैरह, वो कौन निकालेगा। तो उसको निकालने के लिए सिस्टम बनाया है कि भैया रेनिन बनाओ। रेनिन ने क्या करा, रेनिन ने HCl मिला के रेनिन बना। रेनिन ने जो मिल्क पिया, यानी कि केसिन उसमें होता है, उसको तोड़ के दही में बना दिया। अब दही से वो प्रोटीन बनेगा और फिर काम करेगा। इसलिए बच्चों में ये रेनिन बनता रहता है ज़्यादा, और उससे क्या होता है कि वो दही बनता है और फिर उसका प्रोटीन पूरा निकलता है और शरीर उसको एब्जॉर्ब करके काम में लेता है, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, दूध को तोड़ के दही बना देता है, और पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड बना देता है। तो आमाशय में जठर होता है। आमाशय क्या होता है, आमाशय यानी स्टमक, पेट होता है, ये समझना है। जो अंदर होता है वो पेट होता है, उसको आमाशय बोलते हैं, जो ऊपर है इसको उदर बोलते हैं, ठीक है, उदर। तो ये चीज़ हो गई। आमाशय में HCl होता है। HCl क्या करता है, मैंने बता दिया आपको। अब HCl जो होता है वो उसका pH मान होता है कितना, 1.8 के समथिंग होता है, 1.8 के समथिंग उसका pH मान होता है। अब 1.8 pH मान है तो उसने क्या करा, जो आपने ऊपर से निवाला यानी कि बोलस लिया था, क्या लिया था, बोलस। आपने जो ग्रास नली से बोलस आया था वो कैसा था, क्षारी था, क्षार था। और यहाँ पे जब अम्ल आया, यहाँ पे आया, जब आपका कहाँ पे आया, स्टोमक में आया, तो स्टोमक में क्या करा उसने, स्टोमक में उसको कर दिया अम्लीय। क्या कर दिया, अम्लीय, ठीक है। अब अम्लता जब बढ़ जाती है तो अम्लता को कम करने के लिए ही मैग्नीशियम, जो मिल्क का मैग्नीशियम जो लिया जाता है वो है आपका इनो।
इनो है, यानी कि अम्लता कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, वो आपका इनो में आप ले लेते हो जिससे कम हो जाती है। तो इसने अम्लता कर दिया। अब देखो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप दिमाग, अगर हमारे पेट में इतना सारा अम्ल है तो हमारा पेट जल क्यों नहीं रहा। पहली बात तो आपको क्लियर कर दो कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें लगभग 95% तक पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। और कुछ मात्रा में, कुछ 2-3% मात्रा में इसमें आपका वो होता है, क्या होता है? HCl होता है प्योर। ठीक है, तो पूरे तरह से HCl नहीं होता है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होता है कि आपका जो पेट है यानी कि आमाशय है, उसके दीवारों पर एक श्लेष्मा होता है, वो होता है जठर म्यूसिन। क्या होता है? जठर म्यूसिन होता है। जठर म्यूसिन क्या करता है, आपकी दीवार जो पेट की परतें हैं, कोने कोने की जो दीवारें हैं पूरी, उसको श्लेष्मा से ढक के रखता है, जिससे क्या होता है HCl से वो नहीं होता है, जलती नहीं है, आपकी पेट के आमाशय की जो नसें हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो जलती नहीं है। तो उसके लिए होता है जठर म्यूसिन, यानी कि एक श्लेष्मा युक्त झिल्ली बनी होती है जिससे जलता नहीं। उसके बाद में जब आपकी भोजन की पाचन क्रिया चलती है, तो मैंने बताया कि पाइलोरिक जो यहाँ बंद कर देता है, और यहाँ ऊपर से भी ग्रास नली को ढक्कन लगा रहता है जो बंद कर देती है। तो इससे होता क्या है कि जो आपका HCl है वो झलक कर ग्रास नली को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ढक्कन बंद कर दिया जाता है अस्थायी रूप से, ताकि आपकी ग्रास नली को नुकसान ना हो, क्योंकि HCl अगर है ऊपर चढ़ गया तो ग्रास नली जला सकता है, इसलिए उसके लिए सुरक्षा दी जाती है, और नीचे भी सुरक्षा के लिए। अब जो आपका भोजन पचा है, अब आपका भोजन जो पच के निकलेगा वो जठर म्यूसिन के कारण जलता नहीं है, यानी कि श्लेष्मा कारण जलता नहीं है, ये आपके आमाशय में होता है। अब जो आपने भोजन खाया वो आपका निकलेगा कहाँ से? पाइलोरिक से। तो पाइलोरिक में ऐसा नहीं है कि पूरा खाया, पूरा पचा और एक साथ निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। जो भोजन खाते हैं वो धीरे धीरे पचता जाता है और थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है। जो आपका स्टोमक है, स्टोमक से जो ढक्कन है यहाँ पे पाइलोरिक के पास में, वो धीरे धीरे खुलता जाता है, फिर थोड़ा अनाज निकला, थोड़ा भोजन निकला, फिर खुला, फिर थोड़ा निकला, इस तरह से निकलता जाता है। तो जो आपका यहाँ से निकलेगा बन के, उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। पहले जो था वो बोलस था, और फिर जो आमाशय से निकला उसको क्या बोला? काइम बोला। ठीक है, तो आमाशय का ये इस प्रकार से प्रोसेस होती है। इसमें कुछ जठर रस बनते रहते हैं, ग्रंथियां जो बताई मैंने आपको, पेप्टिन, रेनिन वगैरह, वो किस तरह से काम करती है। अब जो काइम बन के निकला वो छोटी आंत में जाएगा और क्या काम करता है उसको समझते हैं। अब जो स्टोमक से निकला वो क्या बना? काइम बना। अब हम समझेंगे, ये जो साइड में मैंने बनाया ना, ये है ना, ये लीवर है। क्या है ये लीवर है, कोई नहीं, पतंग नहीं है, या पतंग नहीं बनाया मैंने, लीवर है। और ये यहाँ पे ये क्या है? ये है पित्ताशय। यहाँ पर लीवर का जो निकल के आता रस वो यहाँ स्टोर होता है। और ये जो इधर दिख रहा है ना आपको बना हुआ, ये है अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। ठीक है, तो होता क्या है, आपकी जो बड़ी छोटी आंत है, यानी कि ग्रहणी जिसको बोलते हैं, एलियम वगैरह बोलते हैं, तो छोटे आंत में जो खाना जाता है ना, उसमें 2 जगह से रस जाते हैं। कहाँ कहाँ से जाते हैं? एक तो लीवर से जाता है और एक अग्नाशय से जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको लीवर समझा दूं, फिर हम छोटी आंत पढ़ेंगे। तो लीवर क्या होता है? लीवर साइड में होता है। किस साइड में होता है? स्टोमक के साइड में होता है, उल्टे हाथ पे, और लीवर होता है सीधे हाथ पे। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। आंतरिक ग्रंथि है मतलब यहाँ से रस निकलता है, ग्रंथि मतलब रस निकलता है। तो लीवर जो है सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। और दूसरी बात बता दूं कि लीवर में पुनर्जन्म की क्षमता होती है, मतलब कि वो अपने आप को वापस से रिसाइकल करके कंप्लीट कर लेता है। अगर थोड़ा बहुत कट भी जाता है ना तो वापस से बना लेता है। ठीक है, ये क्षमता किसमें होती है? लीवर में होती है। तो लीवर में क्या होता है? लीवर से एक तरह का रस निकलता है, 2 तरह के, जिसका नाम है पित्त रस। क्या होता है? पित्त रस, जिनको बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये हल्के पीले रंग के, हल्के हरे रंग के होते हैं, जो कि लगभग 600 से लेकर 1 लीटर तक मानव शरीर में निकलता है। अब इसका काम क्या है? आपका जो आमाशय से रस बन के निकला काइम, उस काइम का कैसी प्रकृति? उसकी थी अम्लीय। अब जो नीचे आपकी ये छोटी आंत है, इलियम है, वो कहती है कि हमको अम्ली नहीं चाहिए, हम अम्ले से मतलब नहीं, हमको क्षारी चीज चाहिए। पहले मुंह में क्षार था, फिर अम्ल हुआ, अब बचता वापस क्षार। तो क्षार कौन बनाएगा? फिर आपका जो पित्त रस है वो उसको क्या बनाएगा? क्षार। इसका जो pH मान होता है वो लगभग 7 के लगभग होता है, 7 से 6-7 के बीच में होता है pH मान। क्या होता है? 6 से 7 के बीच में pH मान होता है। काय का? पित्त रस का। पित्त रस आखिर में है क्या? देखिए, जो लीवर से निकलता है पित्त रस है, तो वो है क्या? जो आपके RBC यानी कि लाल रक्त कणिका है, उस जो है वो मर जाती है, तो उसको मरने के लिए बाहर निकाला जाता है, जो कि हल्की पीले रंग की हो जाती है। और बाहर निकालने के लिए वो आते हैं कहाँ पर? लीवर में, क्योंकि ब्लड होता है ना सप्लाई, तो यहाँ से निकल के आती है, तो लीवर में आती है वो RBC, हीमोग्लोबिन, और उनको यहाँ से क्रॉस किया जाता है, वही हल्के पीले रंग की हो जाती है, वही है पित्त रस। अब होता क्या है कि जब आपके शरीर में वो अधिक मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे आपका पीला पीला बढ़ जाता है, और ये एक तरह से बहिष्करण करने के लिए अपशिष्ट है।
क्या है, अपशिष्ट है, वो पित्तरस में मिलकर बाहर निकल जाती है। इसी कारण से जो आप शौच के लिए जाते हैं तो उसका कलर भी पीला होता है, वो इसी कारण से होता है क्योंकि लीवर में जो आता है वो बिलिरुबिन वगैरह होते हैं, वो हल्के पीले रंग की होती है और वो आरबीसी में निकले हुए अपशिष्ट होता है, उसको निकाला जाता है और इसके माध्यम से मिलता है मल में और फिर निकल जाता है पीला कलर में होकर। तो बिलिरुबिन है, और जब आपका पित्तरस बढ़ जाता है तो आपको पीलिया हो जाता है। आपका डब्ल्यूबीसी में, आपके आरबीसी में, आपके खून में भी ये चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आपका यकृत यानी कि लीवर काम ठीक से नहीं करता है तो उसको छान नहीं पाता है, और छान नहीं पाएगा तो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, और वो जो अपशिष्ट है वो आपका यहीं रह जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि आपका जो बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है और आपका रक्त पीला हो जाता है और आपको पीलिया हो जाता है, यानी कि जॉइंडिस हो जाता है। अब उसके बाद में इसका एक काम और होता है कि जो पित्तरस है ये कहाँ पर बनता है, बनता है लीवर में। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, लेकिन भेला कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, ये होता है यहाँ पे, इसके नीचे है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय, यहाँ पर ये ब्लड ग्रेटर जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर ये होता है, इकट्ठा होता है, तो बनता लीवर में और इकट्ठा होता है बेल ग्रेडर यानी कि पित्ताशय में। उसके बाद में आपके भोजन में थोड़ा बहुत अगर अपशिष्ट अभी भी कोई जीवाणु रहेगा तो उसको भी मारने का काम करता है, आपके भोजन को ये क्षारीय प्रकृति का बनाने का काम करता है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा काम करता है, ये जो समझना चाहिए, एक वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। देखिए आपने अभी तक क्या करा है, आपने खाना खाया है, वो आपके भोजन मुंह में गया, कार्बोहाइड्रेट 30% तक पच चुका है, उसके बाद में आपका पेट में यानी कि आमाशय में गया, वहाँ पर प्रोटीन भी पचने स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक वसा का कोई ने छेड़छानी नहीं करी। अब वसा कहाँ पचेगी, तो वसा आपकी पचती है पित्त रस में, लीवर जब आता है छोटे हाथ में जब जाती है तब। यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ से रस निकलते हैं, ये दो ग्रंथियाँ, एक पित्त रस और एक अग्नाशय जो बनता है, ये दोनों ग्रंथियाँ हैं, यकृत और अग्नाशय, ये यहाँ पर भोजन नहीं जाता है, भोजन यहाँ से सीधा जाता है और यहाँ पर पाइलोरल के हाथ से होता हुआ यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पर, छोटी हाथ में। तो एक रस इधर से निकल के आते हैं, कुछ रस इधर से आते हैं और ये मिलते हैं छोटे हाथ में। ठीक है, छोटे हाथ में जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पित्त रस है इससे वसा का इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ठंड के समय में हमारे घर पे जो घी है, घी में हम पानी मिलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको पिघलाते हैं और जमाते हैं, तो वो जमने पर जम जाता है ना, इस तरह से जम जाता है, यानी कि घी में पानी मिल जाता है, उसी को इमल्सीकरण बोलते हैं। तो वही काम होता है कि जो आपका पानी वसा है वो फैट यानी कि वो तरल है और यहाँ पर क्षारीय प्रकृति उसको मिलाई जाती है, इमल्सीकरण करा जाता है और यहाँ से पाचन उसका वसा का तोड़ा जाता है। वसा को तोड़कर क्या किया जाता है, इमल्सीकरण करा जाता है और उसको तोड़ा जाता है वसा को। तो वसा का पाचन कब स्टार्ट होता है, छोटे हाथ में होता है, और किस कारण से होता है, पित्त रस के आने से वसा का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो देखिए क्या हुआ कि आपको भोजन में यकृत यानी कि लीवर से चीज़ें आके मिली और अब अग्नाशय से भी चीज़ें आके मिलेगी। अब अग्नाशय जो मिलता है उसमें 3 रस होते हैं। क्या होते हैं, उसमें 3 रस होते हैं। अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियास पत्तिनुमा एंजाइम, इसमें 3 रस बनते हैं। 3 कौन कौन से रस ग्रंथियाँ, एक तो एमाइलेज बनाती है, एक लाइपेज बनाती है, एक ट्रिप्सिन बनाती है। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पर 3 ही पाचन होता है। 3 पाचन में क्या क्या होता है, एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, एक आपका वसा का होता है और एक आपका प्रोटीन का होता है। तो इसका पूर्ण पाचन आपके इसमें छोटे हाथ में होता है। देखो ये सब रस आके मिलता है छोटे हाथ में, इलियम में। अब इलियम में 3 तरह के पाचन यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। स्टार्च को ये तोड़ता है माल्टोज में, स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में, कौन, एमाइलेज। और लाइपेज क्या करता है, जो वसा है उसका पूरा पाइसीकरण करके उसको फैटी एसिड में यानी कि वसी अम्ल में तोड़ देता है। पाचन पूरा हो जाता है कंप्लीट, काय का वसा, क्योंकि वसी अम्ल हमको चाहिए था लास्ट उत्पाद। और ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड, उसको अमीनो एसिड में तोड़ देता है, कौन, पेप्टाइड को। पेप्टाइड क्या था, जो प्रोटीन से टूट के बना था, सेकंड पार्ट वो पेप्टाइड था, उसको अब तोड़ के काय में बन गया, एमिनो एसिड में। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एमाइलेज स्टार्च माल्टोज में बन गया और माल्टोज आगे जाके ग्लूकोज में यहीं पर पाचित हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है और हमारे शरीर को मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, ग्लूकोज, उससे हमें खून में एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी मिलती है। लाइपेज वसा अम्ल क्या करता है, वसी अम्ल हमारा फैटी एसिड यानी कि टूट जाता है, वसा का पाइसीकरण होकर टूट जाता है, यानी कि हमें वो भी एनर्जी, शरीर को चलाने की क्षमता देता है, हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। उसके बाद में जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें क्या करता है, एमिनो एसिड में टूट जाता है। कहाँ पे टूटता है, ये सब होता है कहाँ पे, छोटे हाथ में। लेकिन ये 3 जो एसिड आते हैं अग्नाशय से, जो एंजाइम बन के आते हैं, वो ये 3 अपना अपना ये काम करते हैं। तो ठीक है, आपको ये इतना सा याद रखना है काम। तो आपको समझ में आ गया कि लीवर से कौन कौन से आते हैं, वो क्या काम करता है, अग्नाशय से क्या आता है और क्या काम करते हैं। तो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, तो आपको ध्यान रखना। अब जो मुख्य काम होता है वो आपके छोटे हाथ में होता है। छोटे हाथ और बड़े हाथ में क्या प्रोसेस होती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको परेशानी ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे क्लिप बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। तो हमने पूरा यहाँ से मुंह से लेकर आमाशय से लेकर इसके दोनों आर्गन तक पढ़ लिए। अब हमको छोटे हाथ और बड़े हाथ पढ़ना है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेगा, क्योंकि उसमें आपको देखना जरूरी है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, पूरा समझाने की मैंने प्रयास किया है। अगर फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो गाइस इस तरह से ये भोजन की प्रक्रिया होती है। अब आगे के वीडियो में और भी क्लियर करके पूरा समझाएंगे।
तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाइयों बहनों दोस्तों यार जो भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी क्लास में, उनको ये भेजिए, उनको भी सीखने को मिलेगा। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।